नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वेब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, यानी 30 नवंबर को इसकी एग्जाम डेट फिक्स की गई है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना, ऑडिटिंग पढ़ना, या सोशल सिक्योरिटी, या फिर लेबर लॉ। तो आप लोग जो कमेंट करेंगे, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे, वही सब्जेक्ट शुरुआत कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण, जो कि औद्योगिक संबंध का ही अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में हम पढ़कर हमारा जो औद्योगिक संबंध है वो एंड हो जाएगा, और उसके बाद में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक ये सूचना है कि अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, तो आप हमारा हिंदी माध्यम का कोर्स ज्वाइन करिए। मात्र 449 रुपये में ये कोर्स है। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, टॉपिक वाइज क्विजेज होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी होंगे। हाई क्वालिटी पीडीएफ दी जाएगी, साथ ही साथ में आपको बहुत से कॉन्सेप्चुअल वीडियो और ऑडियो भी दिए जाएंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई भी कूपन कोड से रिलेटेड जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड अवेलेबल है न्यू 10 का। तो न्यू 10 का जैसे ही कूपन कोड आप लगाएंगे, तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको मात्र 404 रुपये में मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है और आपकी तैयारी में समय जो बचा हुआ है उसको अपने एक नया मोड़ दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इस लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण। सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, श्रमिक कल्याण क्या होता है, यानी श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई, क्या क्या बातें कही गई, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही साथ में लेबर वेलफेयर से संबंधित किन किन अधिनियमों में क्या क्या बातें कही हैं वो हम लेबर लॉ में पढ़ लेंगे, कि लेबर लॉ के अंतर्गत जो भी हमारे अधिनियम आते हैं उसमें हम श्रमिक कल्याण के लिए ही विशेष तौर पर हम बात करते हैं। तो श्रमिक कल्याण की जो बात है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, लेबर लॉ में होगी। जब हम लेबर लॉ स्टार्ट करेंगे तब आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा की, यानी सोशल सिक्योरिटी की। अब आपको एक चीज पता होगी कि जो भी श्रमिक हैं वो कहाँ के होते हैं, वो समाज से ही कहीं ना कहीं लगे हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, क्योंकि समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन्हीं लोगों में से कुछ लोग क्या है, श्रमिक बनते हैं, और वो जो कामकाजी करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी होगी, क्योंकि जो श्रमिक हैं वो कोई वस्तु नहीं है। और ये किसने कहा, ये आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि जो श्रमिक हैं वो वस्तु नहीं है, तो उनको उसी प्रकार से काम लेना चाहिए, उसी प्रकार से काम लेना चाहिए जैसे एक इंसान से या एक ह्यूमन बीइंग से लिया जा सकता है, या फिर उनको उतना ही काम कराना चाहिए जितना वो कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें इसमें कही गई हैं आईएलओ में। अब हम आईएलओ के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बात करते हैं आईएलओ की। तो आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1919 को होती है। कब होती है, 19 अप्रैल 1919 को। किस संधि के तहत की जाती है, वर्साई की संधि के तहत की जाती है। और ये जब स्थापना होती है वर्साई की संधि के तहत, तो ये किसके तहत जोड़ा गया था, लीग ऑफ नेशन के तहत रखा गया था। आईएलओ को कहां पर रखा गया था, लीग ऑफ नेशन की एजेंसी के तहत रखा गया था। लेकिन 1946 में, कब, 1946 की बात है, 1946 में इसे यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बना दिया गया था। किसकी एजेंसी बना दिया गया था, यूनाइटेड नेशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी बना दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी बना दिया गया था। 1919 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसका जो सदस्य राष्ट्र होता है, भारत इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र होता है। भारत जो है वो कैसा है, भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य देश है, संस्थापक सदस्य देश है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आईएलओ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं या कितने सदस्य देश हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा,
आईएलओ के 187 सदस्य राष्ट्र हैं और आईएलओ में एक भी कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, बल्कि क्या चीजें हैं, कंट्री सदस्य हैं। पूरा क्या है, देश सदस्य राष्ट्र हैं। तो जो भारत है 1919 से भारत का जो आईएलओ का सदस्य राष्ट्र है, और साथ ही साथ में 1922 में पहली बार आईएलओ का कार्यालय भारत में खोला गया था। कहां पर, नई दिल्ली में पहली बार कार्यालय खोला गया था, नई दिल्ली में भारत में कार्यालय इसका 1922 में खोला गया था। नहीं नहीं, 1928 में खोला गया था। 1922 में भारत इसका परमानेंट सदस्य बन गया था। कैसा सदस्य बन गया था, परमानेंट सदस्य बन गया था, परमानेंट मेंबर बन गया था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, इतनी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे, आईएलओ से संबंधित चीजें हैं, ये जो पॉइंट है वो आपको याद रखने होंगे। अब हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की। परिभाषा क्या है, सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार या संस्थाएं श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। कौन कौन, सरकार कर सकती है या संस्थाएं कर सकती हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी आर्थिक संस्थाओं को लेकर, या फिर हम कह सकते सामाजिक सुरक्षा को लेकर, और जो संस्थाएं होंगी जहां पर श्रमिक कार्य कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो भी पॉलिसी बनाएंगे। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, सरकार और संस्थाएं श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हो या फिर सोशल सिक्योरिटी हो, दोनों प्रकार की सिक्योरिटी सुरक्षा को प्रदान करती हैं। जब वे किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना, बेरोजगारी इत्यादि, तो इन स्थितियों में उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। मतलब क्या है, साफ मतलब ये निकलता है कि यदि कोई भी श्रमिक बीमार है या फिर वृद्ध हो चुका है या दुर्घटना की वजह से वो अपाहिज हो चुका है या बेरोजगारी है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को और संस्थाओं को उनके लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेतु नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए। तो इसी के तहत औद्योगिक संबंध में ये चीज बताई गई है कि जो सामाजिक सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है श्रमिकों के लिए। क्योंकि देखिए, श्रमिक जो है वो कोई वस्तु नहीं है, अगर वस्तु भी होती तो वस्तु भी एक टाइम पर खराब होती है। तो ये तो खैर इंसान है, तो इंसान को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो बीमार पड़ सकता है, बूढ़ा हो जाएगा एक समय के बाद में, दुर्घटना हो सकती है कभी भी, और बेरोजगारी में बैठ भी सकता है। तो इन स्थितियों को देखते हुए सरकार और संस्थाओं को इनके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं लाई जानी चाहिए और कुछ ना कुछ प्लान बनाने चाहिए। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। सामाजिक सुरक्षा की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी। देखिए, अस्थिर आय स्रोत की वजह से कई श्रमिकों की आय अनिश्चित होती है, इस वजह से सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जोखिम वाले कार्यों की वजह से, खतरनाक उद्योगों जैसे खनन निर्माण में काम करते हैं तो इनकी वजह से सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। गरीबी और जीवन स्तर, न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए उनके क्या है, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आपात स्थितियों में भी सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे दुर्घटना हो जाए, बीमारी हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में सामाजिक सुरक्षा बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। भारत में सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख कानून, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ईएसआई एक्ट 1948 बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना और मृत्यु में सहायता की बात करता है। भविष्य निधि अधिनियम ईपीएफ एक्ट 1952 रिटायरमेंट के लिए धन संचय के लिए काम करता है। ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 लंबे समय तक सेवा के बदले एक मुश्त भुगतान की बात करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वेतन व अवकाश देने की बात करता है। यदि महिला कोई गर्भावस्था में है तो उसके दौरान उसको वेतन भी मिलेगा और साथ ही साथ में अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। ग्रेच्युटी अधिनियम, इसके बारे में डिटेल्स बताइए। ग्रेच्युटी क्या होता है, एक तरीके से गिफ्ट होता है। पहले तो नियोक्ता जो होते थे वो खुशी में या फिर जब काम अच्छा हो जाता था और काम ज्यादा हो जाता था तब खुशी में ये चीजें करते थे, ग्रेच्युटी देते थे। बाद में कर्मचारियों को अपना अधिकार लगने लगा ये कि ग्रेच्युटी उनको मिलनी ही चाहिए। और अगर ये बात सही भी, अगर कोई कर्मचारी ज्यादा समय तक, एक लंबे समय तक एक कंपनी में कार्य करता है तो उसको ग्रेच्युटी मिलनी ही चाहिए, मतलब एक मुश्त भुगतान दिया जाता है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं नवीन सुधारों के बारे में, जो अभी हाल ही में नए सुधार हुए हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखिए, भारत सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 संहिताएं बनाई हैं। कितने श्रम कानूनों को मिलाकर? 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 संहिताएं बनाई हैं,
जिसमें पहली संहिता कौन सी, कोड ऑन वेजेस, यानी मजदूरी संहिता 2019 से 2019 का विधेयक था और 2019 में ही ये अधिनियम भी बन गया था, संहिता भी बन गया था। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसको जो कोड ऑन वेजेस है इसको हम लेबर लॉ में पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को हम सोशल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, और जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है इसके बारे में हम एक लेक्चर ले चुके हैं जहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इनके बारे में भी हम इन सभी चारों के बारे में एक बार लेबर लॉ में भी पढ़ेंगे। जब आपको लेबर लॉ पढ़ाया जाएगा तो वहां पर भी आपको इनके बारे में पढ़ाएंगे। इनका उद्देश्य क्या था, सरलीकरण, डिजिटलीकरण और सभी श्रमिकों तक सुरक्षा पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए इस चैप्टर के पार्ट बी की ओर रुख करते हैं, जिसका क्या कार्य है, श्रमिक कल्याण, जिसका नाम क्या है, श्रमिक कल्याण यानी लेबर वेलफेयर। होता क्या है ये लेबर वेलफेयर का मतलब क्या, आशय क्या है इसका, कर्मचारियों को कार्यस्थल के बाहर भी भलाई और सुविधा प्रदान करना ताकि उनका संपूर्ण तरीके से विकास हो सके। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों केवल जो कार्यस्थल है, जो संस्थान है, वहीं पर उनको सुविधाएं दी जाएं, सुख सुविधाएं दी जाएं उनको, बल्कि बाहर भी, मतलब जहां पर वो कार्यस्थल के बाहर भी अगर उनको सुविधाएं मिल रही हैं तो वो अपना विकास भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए उनके लिए सही एजुकेशन की व्यवस्था करवा दी जाए उनके आश्रित बच्चों के लिए, या फिर बीमारी होने की वजह से बीमारी से निपटने के लिए अस्पताल की व्यवस्था करा दी जाए, या फिर ऐसे कार्ड की व्यवस्था करा दी जाए जिससे बीमारी का इलाज हो सके। तो ये सभी क्या है, ये सभी श्रमिक कल्याण के बारे में बताता है। अब श्रमिक कल्याण जो केवल संस्थान के अंदर ही नहीं अपितु बाहर भी होना चाहिए। अगर बाहर होगा और अंदर भी होगा, मतलब संस्थान के अंदर, और कर्मचारी जब संस्थान से बाहर या कार्यस्थल से जब बाहर आते हैं बाहर के जीवन में, तब उनको अपने उस जीवन के अंदर भी क्या मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण से संबंधित चीजें देखने को मिलनी चाहिए, मतलब उनके वेलफेयर के लिए बातें होनी चाहिए। अब जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके पास उसके जो जहां पर कार्यस्थल पर काम कर रहा है अगर वहां का कार्ड वगैरह होगा या फिर कुछ ऐसा हॉस्पिटल होगा जहां पर उस पर्टिकुलर संस्थान में काम करने वालों का इलाज फ्री होगा, तो ऐसे में क्या है, जब उनको ऐसे कल्याण की बातें कही जाएंगी या कल्याण की बातें उनके लिए की जाएंगी तो उनका विकास होगा। क्योंकि अगर वो बीमार पड़ेंगे तो सही टाइम से दवा ले लेंगे और वो उसके बाद में काम पर जल्दी से जल्दी वापस लौट सकते हैं। तो इससे उनका ही नहीं अपितु देश का भी विकास होता है, तो ये बहुत जरूरी है। श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं, क्लिनिक, टीकाकरण, स्वास्थ्य बीमा, आवास, सस्ते घर, हॉस्टल, शिक्षा, बच्चों के लिए स्कूल, छात्रवृत्ति की व्यवस्था, मनोरंजन जैसे पुस्तकालय हो गया, खेलकूद हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, वित्तीय सहायता, ऋण, पेंशन फंड की सुविधा दी जाए। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा का प्रभाव क्या देखने को मिलता है। तो देखिए आर्थिक स्थिरता देखने को मिलती है, श्रमिकों का मनोबल बढ़ता है, औद्योगिक शांति और उत्पादकता बढ़ती है। इसके बाद में गरीबी और असमानता में कमी आती है, मतलब पॉवर्टी भी कम होगी, गरीबी भी कम होगी और साथ में इनइक्वालिटी भी कम होगी, असमानता भी कम होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा है जिसके बारे में हमने पढ़ा है सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण के बारे में पढ़ा है। तो सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण के बारे में बस इतना ही है, और यहाँ से हमारा जो औद्योगिक संबंध है वो एंड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हम पढ़ेंगे द एंड, औद्योगिक संबंध का क्या हो गया है, द एंड हो गया है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ाया जाए, लेबर लॉ पढ़ाया जाए, ऑडिटिंग पढ़ाया जाए, या अकाउंटिंग पढ़ाया जाए, या सोशल सिक्योरिटी, या इंश्योरेंस। तो आप लोग कमेंट बताइए कि अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है। और आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि अगर अभी भी आपने कोर्स नहीं लिया है तो उस कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और आप अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर और बढ़िया ऑप्शन है कि आप हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए। एक बार डेमो लेकर जरूर देखिएगा। एग्जाम वेब ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, एग्जाम वेब ऐप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो एग्जाम वेब ऐप इंस्टॉल करिए, वहां से आप लोग इसका डेमो लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इसको परचेज कर लीजिए। मात्र 404 रुपए का कोर्स है। न्यू 10 कूपन कोड लगाना है, न्यू 10 कूपन कोड लगाना है और आपको ये कोर्स मिल जाएगा।
404 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए, कूपन कोड की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।